हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम आप लेकर आए हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस और सेट नंबर 2। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आइए उसको एक बार देखते हैं और समझ के बनाते हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए दिया गया है मॉडल सेट नंबर 2 और सेट नंबर 2 के अनुसार सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हम लोग बनाएंगे, देखेंगे ताकि आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो होता है वो कैसे पूछता है, इसकी पूछने की प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है मॉडल सेट नंबर 2। आइए, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इसको देखिए, समझिए और आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार भी होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मॉडल सेट नंबर 2 और 2 के साथ साथ क्या दिया गया है, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पॉलिटिकल साइंस। अगर आप 4 सेट पढ़ लेंगे, जाहिर सी बात है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। आइए, तो यहाँ पहला क्वेश्चन करता है कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था। नहीं पूछ रहा है, आपको मालूम है झारखंड कब हुआ था, 2000 में नया राज्य बना, उत्तराखंड भी बना और छत्तीसगढ़, तीनों ये बना था, ठीक है चैंपियन। बट तेलंगाना जो है वो आपको 2000 में नहीं बना था, ठीक है। अब क्या है कि तेलंगाना जो है 29वां राज्य के रूप में आता है और यह 2014 में बना था। तो कौन सा नहीं बना था, तो क्या मारेंगे, तेलंगाना मारेंगे, ठीक है चैंपियन। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या। आइए, भारत में संविधान संशोधन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी। आपको मालूम है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा है ना, 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन। और ये कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अंगीकृत कब किया गया, तो 26 दिसंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो बहुत कुछ बातें यहाँ पे है। तो किससे लिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे लिया गया था चैंपियन, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 कहता है क्या है। आइए, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने उच्च न्यायालय। थोड़ा सा हम बात करते हैं न्यायालय के बारे में बात करते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है हाई कोर्ट और फिर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायालय लगभग नियर अबाउट 4 अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और सबसे ऊपर कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का होता है। क्वेश्चन कहता क्या है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों के इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में है आपके कुल कितने अभी हैं वर्तमान में, क्या बोलेंगे, तो 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा से उसको एक बार देखिए, समझिए और क्वेश्चन बनाइए, आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, देखते हैं कहते हैं क्या है। आइए देखिए, क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। चलिए उसके बाद 4 क्वेश्चंस। साफ्टा की स्थापना कब की गई थी। साफ्टा की स्थापना कब की गई चैंपियन मेरे दोस्त, कब की गई थी, 2006 को की गई थी साफ्टा की स्थापना। और यह एक इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य भी हुए थे। तो कब की गई थी, तो 2006 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आइए, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है इसको बहुत जरूरी। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं, भारत किस तरह का गणतंत्र है। भारत एक क्या है, गणतंत्र देश है। और ये किस तरह का है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता ये भी होता है, समाजवाद यहाँ भी है, संप्रभु यहाँ भी है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग, तो डी मार देंगे। इनमें से सभी, ये आपके सभी इसमें क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या। आइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो किस देश का है। आइए थोड़ा देखते हैं किस रूप में आपका है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखना है, समझना है, जानना है, पहचानना है और क्वेश्चन बनना क्या हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा। तो किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ना आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता आपका है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। अभी जस्ट क्वेश्चन आपको आने वाला है, ऑप्शन क्या मारेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ मारेंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वियना, क्या मारेंगे, पेरिस। क्या मारेंगे चैंपियन,
तो पेरिस, पेरिस क्या था तो फ्रांस की क्या था तो राजधानी था पेरिस, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 सॉरी 1956, 57, 58 और ये यहाँ पे 59। तो कब हुई थी चैंपियन? तो हम लोग क्या मारेंगे 1957। कब हुई थी तो 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए। कहता है जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो कहा जाता है संविधान संशोधन यानी कि कहा जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 के तहत कहा जाता है कि ये जो आपका जनहित याचिका जो होता है वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद फिर कहाँ जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं, उच्च न्यायालय और क्या लगा सकते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, दोनों लगा आप सकते हैं, गलत आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? ऑप्शन देखिए, ये क्या है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो आपको मालूम है कि सूचना का अधिकार कब हुआ था तो 2005 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर वो अपने कामकाज के बारे में या सरकारी जो गतिविधि है उसके बारे में जान पहचान कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके ये अधिकार उनको प्राप्त है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और किसके अंतर्गत आता है ये तो मौलिक अधिकार, किसके अंतर्गत आता है तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था चैंपियन? तो 1978 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नंबर 12, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? सॉरी, निम्न में से किस देश ने दोहरी किया है, नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं है? तो जाहिर सी बात है भारत एक देश है, क्या है, एकल नागरिकता वाला देश है, नागरिकता वाला क्या है देश है। तो कौन सा है? तो भारत जो है दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, अमेरिका किया है, ठीक है ना। बहुत सारी बात यहाँ पे होती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद किसमें दिया गया है? मौलिक अधिकार से जो संबंधित अनुच्छेद है वो किसमें दिया गया है चैंपियन? तो क्या मानेंगे अनुच्छेद 12 से 35। बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ना हम लोग को है, उसको हम बताएंगे, क्लास हम रखेंगे ताकि आपको अनुच्छेद जो है ना वो याद हो जाए, रट्टा ना मारना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 का आता है क्या है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक इनमें से कौन सा है? आइए देखते हैं हम लोग। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या मारेंगे हम लोग? उच्चतम न्यायालय, यानी कौन सा लगता है तो उच्चतम न्यायालय। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 50 का आता है क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होता है? इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या करना? स्थापित करना। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। इस समाज में भी रहना है और आर्थिक लोकतंत्र को भी क्या करता है तो स्थापित करता है। कौन? तो क्या? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद कब से कब करेंगे हम लोग चैंपियन? तो 36 से 51, 36 के 51 के बीच हम लोग करते हैं। इसको जब पढ़ेंगे ना हम लोग, ये अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो क्या मारेंगे हम लोग? 10। थोड़ा सा ये डाउट वाला क्वेश्चन है लेकिन हम उसको 10 लेके चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति एवं पदयुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति और क्या पदयुक्ति से क्या है तो संबंधित है? आइए देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 75 अनुच्छेद है और ये मंत्रिमंडल की नियुक्ति
और पदयुक्ति से संबंधित है। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, इस देश में क्या होता है कि जनता प्रधान है। जनता क्या करता है कि अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करता है और प्रधानमंत्री को क्या करता है तो चुनता है। जब प्रधानमंत्री चुन जाते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसके आदेश पर करते हैं तो प्रधानमंत्री के आदेश पर करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है क्या है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति एवं पदयुक्ति संबंधित है, तो क्या मारेंगे अनुच्छेद 75, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है, तो क्या मारेंगे BR अम्बेडकर। आइए थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं कि क्या है। इनको संविधान का जनक कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या, इनको कानून मंत्री कब बनाया गया? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। इनको कानून मंत्री कब बनाया गया? तो कब बनाया गया तो 1950 को इनको बनाया गया था, क्या कानून मंत्री बनाया गया था, जो देश को कानून शिक्षा ये सब देखते रहते थे। उसके बाद फिर क्या था आपका, उसके बाद 1990 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। और BR अम्बेडकर जो थे ना, वो आपका मतलब क्या बोलते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए बहुत आगे आए और जो देश में जातिवाद था उसको खत्म करने का पूरी तरह से प्रयास किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रधानमंत्री होता है, केंद्र राज्य सरकार का, राज्य और केंद्र दोनों का होता है, इनमें से किसी का नहीं होता है। केवल केंद्र सरकार का क्या होता है तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए अब क्वेश्चन धीरे धीरे आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है इसमें, तो कितना मारेंगे? 193, 193 क्वेश्चन। 22, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 5 वर्षों का होता है। कितना मारेंगे हम लोग? 5 वर्षों का होता है। इसकी स्थापना कहीं कहीं पूछ देता है तो हम लोग जान लेते हैं कब होता है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन देखिए आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, मलेशिया। तो क्या मारेंगे हम चैंपियन? दक्षिणी सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे क्या है तो नया सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जाहिर सी बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विश्व में शांति एवं क्या सुरक्षा की व्यवस्था क्या जी बनाए रखना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट चैंपियन है, इस सब क्वेश्चंस को अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए एक देखना अलग होती है और आप लोग जब लिखेंगे इसको तो वो लिखिएगा वर्ल्ड नगर। क्वेश्चन कैसे लिखिएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिडियर डैश, यहाँ क्या लिखिएगा? विश्व शांति एवं सुरक्षा। लिखने से क्वेश्चंस क्या होते हैं तो आपको याद हो जाते हैं, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 25 कहता क्या है, चलिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अस्थायी पूछ रहा है तो कितने वर्षों का होता है चैंपियन? तो क्या मार देंगे हम लोग तो 3 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है तो 3 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आइए, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसा है? पूंजीवादी देशों का है, साम्यवादी देशों का है, तृतीय विश्व युद्ध के देशों का है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। कुछ यहाँ बातें हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं? जब कोई भी देश महाशक्तियों को अपने संगठन, सैनिक संगठन को नहीं भेजता है, सैनिकों को नहीं भेजता, उसे क्या बोलते हैं तो गुट निरपेक्ष कहते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य हुए थे। अब थोड़ा कुछ बातें हैं जान लेंगे। एक देश है यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया एक देश है, ठीक है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था टीटो, मार्शल टीटो नाम था, टीटो, ठीक है वो थे। और ये यूगोस्लाविया में एक यहाँ पे एक इसकी स्थापना किया गया था, उसका जगह का नाम है बेलग्रेड। क्या नाम है? बेलग्रेड।
इनके साथ बहुत सारे देश के लोग भी शामिल थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग किसी के साथ किसी के साथ हम लोग जुड़ेंगे नहीं। ये नियर अबाउट 1961 या 1961 के अंतर्गत ये हुआ था गुटनिरपेक्ष, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं उसके बाद 1961 नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा 1961 को आप मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या है 27। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिक निहित है, किसमें निहित है? राजनीतिक में, सैनिक सहयोग में, सदस्य राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकासों में क्या है, ये निहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे चैंपियन? तो सी मारेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखिए समझिए, आसानी से क्वेश्चंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आइए। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य देश बनाया गया था? आइए देखते हैं क्या है। मालदीव, पाकिस्तान, भूटान, यहाँ क्या मारेंगे? तो अफगानिस्तान को बनाया गया था। और अफगानिस्तान कौन सा देश है? तो 8वां बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया ना, गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, बाली, बेलग्रेड, काहिरा, तो ये 2 जगह पे हुआ था। जब पूछेगा भारत में कहाँ हुआ था तो क्या मारेंगे? नई दिल्ली। और जब पूछेगा आपका कि विदेशों में कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो क्या बोलेंगे? युगोस्लाविया, युगोस्लाविया। तो क्वेश्चन बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए समझिए, आसानी से क्वेश्चन बनाइए, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो बन जाएगा। चलिए, दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो केवल क्या मारेंगे हम लोग? 3 वर्षों का होता है। दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। 31, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? तो किसका रहा था? गुलजारीलाल नंदा का। क्यों रहा था? सन 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो गुलजारीलाल नंदा को कार्यकालक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ये सिर्फ कितना दिन तक थे? तो सिर्फ 13 दिन तक, सिर्फ 13 दिन तक ये खाली क्या थे? तो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कौन? तो गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आइए। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे? तो गवर्नर रह चुके हैं। तो कौन मारेंगे? तो हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये कौन सा नंबर का थे प्रधानमंत्री? 13वां। भारत के यह 13वें प्रधानमंत्री बने। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह ये थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? 1912, 13, 14। 1914 में इसको क्या जी अपनाया गया था, नाटो को विकल्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, देखते हैं क्या है, आइए। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इनमें से आपका सभी है, लेकिन देखिए आतंकवाद भी है, सीमा भी है, जल है। इनमें से क्या मारेंगे हम लोग? तो सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी को लेकर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, देखते हैं क्या है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 26 जुलाई 1999। 1999 में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है चैंपियन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था? पॉकेट वीटो मतलब ये होता है कि कोई भी संसद जब एक बार कानून पास कर देता है तो फिर उसको वापस लेने का उसके पास अधिकार नहीं होता है। अब यहाँ पे कौन किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने ये किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चलिए। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे अधिक नक्सलवाद कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में। आप सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला कर दिया था, कमांडो पर लगभग 10-12 लोग मारे गए थे। तो नक्सलवाद की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो बात होती है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी को लेकर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, आइए। राष्ट्र निर्माण में बाधाएं क्या क्या होती हैं? तो क्षेत्रवाद भी होता है, भाषाओं में विविधता भी होती है, जातिवाद, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मारेंगे।
आपको मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। जब ये आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद से दिमाग में ये आया कि राज्यों का निर्माण कैसे करें। आपको मालूम है कि 1953 को, जस्ट 1953 को भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाले राज्य का नाम क्या था, तो आंध्र प्रदेश। क्या नाम था, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 39 क्वेश्चंस। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। कब दिया था, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज तक उतनी भीड़ फिर पटना गांधी मैदान में कभी जुटी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था, जयराम दास दौलत राम। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत में क्या हुआ था कि पटना कॉलेजिएट पे 7 विद्यार्थियों को अंग्रेजों ने मार डाला था। उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जयराम दास दौलत राम क्या बने, तो बिहार राज्य से क्या बन जाते हैं, तो प्रथम राज्यपाल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी उच्चतम न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, आइए। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी कहाँ से, न्यायिक पहल द्वारा। इसी में आपको अभी बताया था क्या, हाई कोर्ट। अभी मैंने क्या बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, और अभी हमने क्या बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है। देखिए कहता है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है, तो क्या मारेंगे, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। आइए, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है, तो क्या मारेंगे, शिक्षा के अधिकार से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 2023 में किया गया था। इसके अंतर्गत ये होता है जब कोई देश अपने नज़दीकी राज्य में आक्रमण करता है तो अनुच्छेद 355 के तहत यह समझौता किया जा सकता है कि आप अपनी सेना को वापस कर लीजिए। तो कब किया गया था, तो 2023 को। आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है और उसका देखिए नाम अभी पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे आसपास में चीनी है। चीनी ने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश जगह पे क्या आक्रमण कर दिया था, वो बोला क्या, यह हमारा ज़मीन है। तो वो आपका किया गया था कब, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। आइए, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो क्या मारेंगे, भारतीय सदन का निम्न सदन कौन सा होता है, तो क्या मारेंगे, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन आता है पंचशील सिद्धांत क्या होता है। आपको मालूम है पंचशील कब हुआ था, 1954 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो चीन और भारत के बीच हुआ था। और इसमें किसने भाग लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो क्या मारेंगे हम लोग, 10। कितनी है, तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है। क्षेत्रवाद मतलब आपके आसपास जो बातें होती है उसे क्या बोलते हैं, तो क्षेत्रवाद के रूप में कहा जाता है। भाषाई भी है, नस्लीय भी है, क्षेत्रीय पहचान आधार भी है। इनमें से क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को चलेंगे, इसमें से सभी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं, तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है, तो जनता होता है। जनता ही सब कुछ करता है, या पीएम चुने या क्या चुने, सीएम चुने, कौन चुनता है, तो जनता ही चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। आइए, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता इसमें से नहीं है। संसद है यहाँ पे, स्वतंत्र न्यायपालिका भी यहाँ पे है, संघात्मक व्यवस्था भी है, बट ये जो है आपका अध्याक्षात्मक सरकार, ये भारत में नहीं है। इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका और क्या होता है विधायिका, ये दोनों अलग क्या रहते, अलग अलग रहते हैं। और ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में था ये।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो क्या करता है, भारत में धार्मिक विविधता सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये लग रहा है गलत है, लग रहा है, भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान स्वभाव। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? संघात्मक व्यवस्था कह रहा है, संघ कह रहा है, संघ किसके साथ जुड़ गया तो किसके साथ जुड़ गया था तो कनाडा के साथ जुड़ गया था। तो क्वेश्चन नंबर क्या ऑप्शन क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। 55 क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्क्षण की संकल्पना किस देश से ली गई थी? न्यायिक यहाँ बात हो रही है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से सम्मति लिया गया था, स्विट्जरलैंड भी आपका दिया गया, ब्रिटेन भी दिया गया, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर क्या मार सकते हैं? देखिए डाउट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए एंड सी को हम लोग देख लेंगे। स्विट्जरलैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को ही लेकर चलते हैं, न्यायिक पुनर्क्षण की संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो क्या मारेंगे समवर्ती सूची में शामिल है। ये अनुच्छेद किसमें है? तो हम बताए थे आपको अनुच्छेद किसमें है तो 73वां में शामिल है पंचायती राज। 57, किस अनुसूची में दल बदल की जो विरोधी कानून है संबंधित प्रावधान है? तो क्या मारेंगे 10वीं अनुसूची में ये सब शामिल है, दल बदल की जो बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा शामिल है? तो क्या मारेंगे शिक्षा। क्या मारेंगे चैंपियन? शिक्षा शामिल है इसमें। नेक्स्ट 59, कहता है किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद क्या मारेंगे हम लोग तो 312। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योगम। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो वाद योगम होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक क्वेश्चन 61 कहता है क्या है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो केंद्र जो राज्य संबंध है किस अनुसूची में शामिल है? तो क्या मारेंगे 7वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, आइए क्वेश्चन कहता है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद मारेंगे तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो होता है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो क्या मारेंगे विधायी। यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो क्या मारेंगे विधायी। 64, देखिए क्वेश्चन हमने आपको बोला था ना अभी, अध्यादेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो क्या मारेंगे अमेरिका में हुआ था। अभी क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे नरसिंह राव। 66, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में। अभी जो लोकसभा चुनाव है तो कुछ क्या है तो 18वीं लोकसभा चुनाव है, ठीक है। जाहिर सी बात है आप 1919 को देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया था? 2023 में। पहले 7 राष्ट्रीय पार्टी थी बट एक पार्टी घट गई, कितना बचा तो 6, ठीक है। नेक्स्ट 68, देखिए आप आ गया, क्या मारेंगे 6। वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो कितने वहाँ हैं आपको तो सिर्फ 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, नीति आयोग आपको मालूम होता है कि योजना आयोग के स्थान पर क्या लागू कर दिया गया? नीति आयोग लागू कर दिया गया। और यह कब, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में की गई थी। और लागू कब कर दिया गया? तो 2015 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, ताशकंद समझौता किससे होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। और जस्ट शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। तो शिमला समझौता और ताशकंद समझौता दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, सबकी क्या करता है? तो नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को ये प्राप्त है। और किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है।
नेक्स्ट 72, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम लोग? तो पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? सब में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। यानी ऑप्शन नंबर क्या लेकर चलेंगे हम लोग? तो डी को हम लोग लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, क्वेश्चन एग्जाम में आता है बिहार विधानसभा विधायक कुल संख्या कितनी है बिहार में? 243। और बोलेगा लोकसभा कितना बोलेंगे हम लोग? 40। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भारत में सूचना का अधिकार, क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, 2005 मारेंगे, अभी बताया क्वेश्चन आपको हम। 76, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में क्या जी प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर क्या चलेंगे? तो बी चलेंगे। आप जितने भी विद्यार्थी आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अगर आप नोट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है बहुत ही आसान लगेगा और आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कहता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है चैंपियन, तो 2 अक्टूबर लेकर हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो क्या मारेंगे? ब्रिटेन का जो संविधान है क्या है? तो अलिखित संविधान है। क्वेश्चन बहुत सारे आसान क्वेश्चन से, इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कहता क्या है? G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में का मूल विषय क्या था? तो एक धरती, एक परिवार और एक क्या था? एक विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? बांग्लादेश नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। इंडोनेशिया, कनाडा, चीन, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो क्या मारेंगे? जनरल जिया-उर रहमान। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे चैंपियन? तो सी मारेंगे। ये क्वेश्चन हम सब पढ़ा दिए हैं, सिखा दिए हैं। अगर आप इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। दुनिया का पुलिस किसको कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद कहते हैं। 83, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका। कहाँ हुआ था? तो ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान चैंपियन है, इसको एक बार देखेंगे ध्यान से, आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना ज़्यादा होती है सबकी। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए। निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना तो शामिल है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना भी शामिल है। सैन्य संगठन से पर्याप्त दूरी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, तो ये आपका मतलब क्या है? शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। यहाँ देखिए दूरी लिखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट 86, चलिए, सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन भारत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो मोरारजी देसाई ने। और ये गुट निरपेक्ष सबसे पहले कौन शामिल था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। 86, हम भारत के लोग जब संविधान को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यही आपके टॉपिक आएगा, हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो कितने शामिल आपके हैं? तो 29। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? समाजवाद। क्या जोड़ा गया? समाजवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चंस, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने दिया था? B.R. अम्बेडकर। अच्छा क्वेश्चन से आप लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। 91 क्वेश्चंस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? शुरू ही आपका अनुच्छेद है, तो क्या मारेंगे? अनुच्छेद 1। चलिए, भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? स्वतंत्र रहती है न्यायपालिका, नियमित प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है।
कानून को उचित प्रक्रिया न्यायपालिका के द्वारा निम्न प्रक्रिया होती है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ जाते हैं। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 94, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? नगर निकाय के बारे में बात हो रही है तो क्या मारेंगे? 74वां। और जब पूछेगा ग्राम पंचायत तो क्या मारेंगे? 73वां संशोधन। नेक्स्ट 95, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितने होना चाहिए जनसंख्या? 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट 96, भारत के विदेश नीति मूल सिद्धांतों समावेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन कहता है भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसमें किया गया था ये आप बता सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 49, 50, 51 और 52। विदेश नीति जो होता है वो अधिकांश तौर पे 52 के अंतर्गत आता है। इसको एक बार देख लेंगे, लेकिन एक बार डाउट लग रहा है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, भारतीय जो विदेश नीति है किस पर आधारित है? सैनिक संगठन पर, उसके बाद है गुट निरपेक्षता पर, असहयोग पर। ये मारेंगे गुट निरपेक्षता, झगड़ा नहीं करेंगे, सबके एक साथ रहेंगे। 98, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो 1971 में कौन सा नया देश बना? तो क्या मारेंगे? बांग्लादेश। क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945। क्वेश्चन बार बार पूछता है 1945। आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देखिए, समझिए, आसानी से क्वेश्चन बनाइए, आराम से बन जाएंगे। 100 क्वेश्चन देखते हैं। क्या मुख्यालय कहाँ इसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या मारेंगे? न्यूयॉर्क मार देंगे। ठीक है चैंपियन। तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हैं, आप इसको एक बार देखिए, समझिए और क्वेश्चन बनाइए, आसानी से बन जाए। चलिए 1 से 100 तक हो गए। अब उसके बाद देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो कैसे आता है। आइए देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको जाहिर सी बात है 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 में से केवल आपको 15 बनाना है। उसके बाद 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें केवल कितना बनाना है? 4 बनाना है। 15 गुणे 2 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 30। अब ये 5 करेंगे कितना आपका हो जाएगा? 20। यानी 30 और 20 कितना हो गए? तो 50 हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कहता है। चलिए, सुशासन से क्या अभिप्राय होता है? क्वेश्चन समझेंगे। सुशासन से क्या अभिप्राय होता है? सुशासन का तात्पर्य अच्छी शासन व्यवस्था से, नागरिकों को बुनियादी सुविधा मिले, यातायात अच्छे मिले, स्वच्छ जल मिले, भोजन का उपलब्धता हो, समाज में अमन चैन हो, अमीर गरीब के मध्य वैमनस्य ना हो, मतलब कोई दूरी ना हो, क्षेत्रीयता और संकीर्णतावाद ना हो, दंगा फसाद ना हो, धर्म के लिए आक्रण अशांति ना फैले। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? तो सुशासन कहलाती है। और ये व्यवस्थाएं क्या, अभी बिहार में सुशासन का दौर चल रहा है, लोग को भययुक्त माहौल से मुक्ति मिली है। आप इसको अपने शब्दों में बना के चैंपियन लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। इसको समझना है और आसानी से क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। संघ सूची एवं राज्य सूची संविधान की अनुसूची 7 में शामिल है, अभी बताए थे हम। राज्य एक समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची में दिए गए विषय पर संघ सरकार एवं राज्य सरकार में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं और निरस्त कर सकते हैं। इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो क्वेश्चन अपने आप आपको आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता से आप क्या समझते? चलिए, सार्वजनिक सेवा प्राप्ति में अवसर की समानता संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये कहा गया है, यह प्रावधान है। लोक सेवाओं के विषय में सभी नागरिकों को नियुक्ति पाने का समान अवसर मिलता है, सही बात है। इसमें दोहराया गया है कि राज्य अपने अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में समान अवसर उपलब्ध कराएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी को आरोग्य नहीं ठहराएगा, सही बात है। इसके अलावा 44वें संविधान अधिनियम के धारा 9 में एक धारा 32(2) जोड़कर आय, अवसर और व्यक्तियों को प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता को दूर करने की व्यवस्था की गई है।
तो समान अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, इसको जब पढ़ेंगे चैंपियन तो आप बहुत ही आसान लगेगा। 2-3 बार इसको आप लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के दर्शन का क्या अर्थ होता है। आइए, किसी भी देश के संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना आवश्यक है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। ठीक है, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन की अवधारणा से निम्नलिखित 3 बातें स्पष्ट होती है। क्या क्या बातें हैं? संविधान का निर्माण कुछ अवधारणाओं के आधार पर हुआ है। उन अवधारणाओं की व्याख्या और जानकारी हमारे लिए आवश्यक है कि हम यह जान सकें कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक या लोकतंत्र का असल अर्थ क्या होता है। ये बातें हो गई आपकी पहला। दूसरी बातें क्या कहता है, आइए, संविधान एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर हो जो संविधान की बुनियादी अवधारणा से मेल खाती हो। जिन आदर्शों की बुनियाद पर संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया वे आदर्श हमारे उत्प्रेरक तत्व होने चाहिए। ये भी होने चाहिए। नंबर 2, संविधान बनाने का मतलब क्या पीछे उद्देश्य रहा। भारतीय संविधान का विश्लेषण संविधान सभा की बहसों के साथ होनी चाहिए। तो ये हमारे 3 बातें हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। आइए, राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी लोकसभा जैसा क्या कहते हैं भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद कार्यनिर्वाहित हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर न्यायपालिका को स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। न्यायपालिका, देखिए क्वेश्चन कितना आसान। देखिए, आप जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, इसको रट्टा नहीं मारेंगे, इसको समझ के पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे समझ के तब बहुत आसान लगेगा। रट्टा मारेंगे आपका दिमाग नहीं काम करेगा। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आता है, एकदम आसान वर्ड, एकदम 100% समझ में आप सबको आएगा। क्या कहता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों को न्याय करने तथा कानून की व्याख्या करने बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। अब उनके विवेक तथा कर्तव्य पालन में किसी तरह का बाध्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका के इतने गंभीर तथा व्यापक दायित्व हैं कि यदि वह स्वतंत्र नहीं हो तो उन दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं कर सकता है। अब न्यायपालिका संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक क्या होता है, संरक्षण होता है। यह असंवैधानिक, यह क्या करता है, यह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के उन आदेशों को जो संविधान के विपरीत है असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, आप बना के इसको खूब बढ़िया से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, आप इसको एक बार देखिए, समझिए और बनाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको, हार इसमें है ही नहीं। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आसान क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लेंगे आसानी से तो क्वेश्चन आसानी समझ में आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, बस इसको एक बार देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या, आइए नंबर 7, नागरिकता से क्या अभिप्राय है। आइए, नागरिकता की धारणा का आशय यह है कि सभी व्यक्ति जो किसी राज्य में रहते हैं राज्य द्वारा स्वीकार किए जाना चाहिए, उन्हें उस राज्य का नागरिक घोषित किया जाना चाहिए तथा सभी व्यक्ति समाज से पूर्ण तथा समान सदस्य के रूप में होने चाहिए तथा उन्हें समान अधिकार प्राप्त भी होने चाहिए। उसे क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय बताइए। कि राष्ट्र का जब निर्माण करेंगे तो 4 बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय। आइए, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय इस प्रकार हैं। देखते क्या क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत भारतीय संविधान को लागू करके, पहली, राज्य के निर्माण एवं विकास करके, नंबर 3, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर स्थापित करके, नंबर 4, विदेश नीति का क्या करके, निर्माण करके। तो ये 4 क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निवारक निरोध शब्द का क्या अर्थ होता है। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने या बचाव करने की नीति को क्या कहते हैं, निवारक
निरोध नीति के नाम से क्या करते हैं हम लोग चैंपियन तो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन सरकार की 4 विशेषताओं का वर्णन करेंगे चैंपियन। आइए, गठबंधन सरकार की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं, देखते हैं। नंबर 1, गठबंधन में 2 या 2 से अधिक पार्टियों का अस्तित्व दिखाता है। नंबर 2, गठबंधन की राजनीतिक स्थिर नहीं गतिशील रहती है, सही बात है। नंबर 3, गठबंधन के समायोजन का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, सच्चाई बात है। जोड़कर क्या करें, सत्ता हम प्राप्त कर ली, भी आपका सही बात है। गठबंधन का गठन इनाम भौतिक या मानसिक लाभ के लिए भी किया जाता है। तो ये 4 बातें होती हैं, गठबंधन सरकार की बातें ये होती है। अगर आप 2 पार्टी हैं, एक बार मिल जाए तो एक हो जाती हैं, और जितने के लिए क्या नहीं करती हैं पार्टियां, हम आप मूर्ख होते हैं, बाकी पार्टियां चालाक होती हैं। चलिए, नंबर 11, भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण। दलीय व्यवस्था क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में से, आइए देखते हैं। भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण विशेषताएं निम्नलिखित, आइए देखते हैं क्या है। नंबर 1, बहुदलीय पद्धति। भारत में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित है, बहुत यहाँ पे दल हैं। नंबर 2, सांप्रदायिक क्षेत्रीय दल। भारतीय राजनीति में आरंभ से ही सांप्रदायिक क्षेत्र है एवं क्षेत्रीयता का भाव विद्यमान रहा है। नंबर 3, एक राजनीतिक दल की प्रधानता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1966 तक दल ही क्या रहा, प्रभुत्व रहा। नंबर 4, विक्षुब्ध गुट भारत में आमतौर पर विरोधी दल का समान दल के भीतर असंतुष्ट गुट ले लेता है। ये भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण यहाँ पे है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको आप जितने क्वेश्चन है आप अगर लिख कर प्रैक्टिस करें चैंपियन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलिए, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें क्या है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243, 243 क और ग के अनुच्छेद शामिल हैं। तो ग्राम पंचायत के रूप में ये बातें हो रही हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नंबर 13, चुनाव आयोग के 4 कार्यों का उल्लेख करेंगे। चलिए, चुनाव आयोग के 4 कार्य कौन कौन से हैं। चुनाव संपन्न कराना पहला। नंबर 2, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। नंबर 3, मतदान सूची तैयार करना। नंबर 4, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त देना। ये हमारा क्या होता है, चुनाव आयोग। इस देश में सबसे बड़ा कौन होता है, चुनाव आयोग होता है। लेकिन कहाँ, चुनाव आयोग की वैल्यू कहाँ होती है, कुछ नहीं होती है, जो जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग चलते रहता है। नेक्स्ट, नंबर 14, आइए, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है। आइए, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करता है, शासन का संचालन करता है। उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर 15, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन आसान है, जब इसको लिखेंगे तो बहुत और आसान हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में वर्णित उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है, और क्या जी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अर्थात प्रत्येक मतदाता मतपत्र पर 1, 2, 3, 4 लिखकर अपनी अपनी पसंद व्यक्त करता है। ठीक है, यदि उम्मीदवार केवल 2 ही हो तो दोनों को समान मत न मिलने पर एक को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त हो जाएगा, तब निर्वाचन फल साधारण पद्धति के तहत ही होगा। लेकिन यदि उम्मीदवार की संख्या 2 से अधिक हो तो यह संभव है कि शायद किसी को भी स्पष्ट बहुमत न मिले, ये भी बात होती है ना। ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन फल निकायों के लिए कुल वैध मतों को मूल्य में 2 का भाग देकर तथा भागफल में 1 जोड़कर निर्वाचन कोटि निकालने का प्रावधान होता है। उसी को क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको जब देखेंगे तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कहता है इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, इकहरी नागरिकता प्रणाली से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन चैंपियन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर जरा से इसको एक बार देखेंगे
क्वेश्चन आसानी से आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। एकल जो है एकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देख लेना है, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। चलिए, एकहरी नागरिकता से अभिप्राय यह है कि संपूर्ण राज्य में नागरिक को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। सही बात है, वह राज्य किसी भी भाग में बस सकते हैं। कुछ संघात्मक राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकता प्राप्त होती है। अब एक तो वह अपने इकाई राज्य का नागरिक होता है, ठीक है, और साथ ही साथ पूरे देश की नागरिकता भी प्राप्त रहती है। सही बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ अपने उस राज्य की नागरिकता भी प्राप्त करता है जिसका निवासी है यह। तो एकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसको बस खाली पढ़ लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट चैंपियन है, आप कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे, क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे समझ के, क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा, हार्ड तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साधारण एवं विशेष बहुमत से क्या अंतर है। साधारण बहुमत क्या है, चलिए इसका तात्पर्य है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। इसके कार्यात्मक कार्यकारी बहुमत भी कहते हैं। विशेष बहुमत क्या है, अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत के लिए सदन की कुल संख्या 50% से अधिक द्वारा समर्पित 2.3 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान के बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का बहुमत का प्रयोग संवैधानिक संशोधन के विधेयक में किया जाता है, और ये हमारा क्या है, साधारण एवं क्या जी, विशेष बहुमत में अंतर ग्रुप में बातें यहाँ पे होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख करें। 2 शक्तियाँ क्या है, कार्यपालिका संबंधित अधिकार, व्यवस्थापिका संबंधित अधिकार। बस हो गया। नंबर 19 कहता है कि राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं अपराधीकरण क्या होता है। राजनीति में प्रायः अपराधियों का सहारा लेकर बूथ कब्जा करने का प्रयास, एक खास प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाना या फर्जी मतदान कराना आदि सभी कार्य राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। देखिए आपको याद हो गया, बस एक बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 20, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, VVI कर लेंगे इसको। परमाणु अप्रसार संधि क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या है। परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को NPT के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है, और साथ साथ परमाणु परीक्षण पर भी अंकुश लगाना होता है। कोई देश जाकर कोई मतलब कि परमाणु बम न बनाए। इस समझौते पर हस्ताक्षर का काम 1 जुलाई 1968 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था। अभी 190 देश इस पर हस्ताक्षर शुरू कर दिए हैं। उसे क्या कहते हैं, परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और देख लेंगे बाद में हम लोग, लेकिन यहाँ 20 क्वेश्चन को अगर फोकस करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। अब देखिए द्विगुत्तरीय प्रश्न है, इसमें क्या है 8 क्वेश्चन है, केवल आपको 4 ही बनाना होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI कर लेंगे। भारत ने विदेश नीति के निर्माण में पंडित नेहरू की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू ने 27 मई 1964 तक भारतीय विदेश नीति का संचालन किया था। नेहरू की नीतियों की विवेचना हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्या क्या बात होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लिखना तो पड़ेगा ही, लेकिन समझेंगे तो आसान लगेगा। भारत और राष्ट्रमंडल, यह जवाहरलाल नेहरू का ही व्यक्तित्व था कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहे। समझिए ध्यान से। आज राष्ट्रमंडल के मंच पर भारत एफ्रो-एशियाई राष्ट्रों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। दुर्गादास ने लिखा, नेहरू राष्ट्रमंडल में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि शांति की स्थापना के लिए शीत युद्ध में उझली हुई दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिरोध का काम करने के लिए राष्ट्रमंडल को एक शक्ति के रूप में विकसित किया जा सकता था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको देंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है,
गुट निरपेक्षता नेहरू की नीति रही हो या नहीं, लेकिन माइकल ब्रेचर मानते हैं कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का निर्माण और क्रियान्वयन यथार्थ में नेहरू की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने ही विश्व को गुट निरपेक्षता का संदेश दिया था कि हम लड़ेंगे नहीं, हम एक साथ जुड़कर रहेंगे। और ये कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था, बताया थे आपको हम। नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। नंबर 3, महाशक्ति बनने का स्वप्न। नेहरू भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखते थे, है ना। उनके शब्दों में दुनिया चाहे हमारा सम्मान करे या हमें घृणा करे, हम दुनिया के नक्शे में मिट नहीं सकते। क्या बात है। सचमुच में अमेरिका, रूस और चीन के बाद आज भारत भी क्या है? महाशक्ति है। तो चौथा महाशक्ति के रूप में कौन सा देश है आज? भारत। पंचशील। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ नेहरू ने जिस पंचशील पर हस्ताक्षर किया था वह स्वयं नेहरू की देन थी। आज भी हम पंचशील के माध्यम से विश्व के राष्ट्रों का आचरण निर्धारित कर रहे हैं। और ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था। लेकिन चीन इतना खराब है कि भारत पर युद्ध कर दिया था। कब? 1962 पे। देखिए यहाँ पे है भारत चीन युद्ध। इस युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बावजूद भारत, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता नीति पर चलते रहने का क्या किया था? वादा किया ना, झगड़ा हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? चर्चा करें। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में लगाया जाता है, चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें। नंबर 1, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति या उनकी आशंकाओं उत्पन्न संकट अनुच्छेद 352 के अनुसार किया जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति का भारत या भारत के किसी भाग में सुरक्षा किसमें जी खतरे में पड़ जा रही है, तो वह अनुपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा इन संकटों की संभावना पर भी की जा सकती है। तो आप इसको बनाकर चैंपियन इसको लिख सकते हैं। ध्यान से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने से ना आपको याद हो जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, आप लिखिएगा जरूर क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, राज्यों में संवैधानिक यंत्र के असफल होने पर उत्पन्न संकट, ये भी आप लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट लिखिएगा तो आपको एकदम समझ में आएगा। उसके बाद वित्तीय संकट में उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो गया कि भारत में या भारत किसी भाग में आर्थिक विविधता तथा साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और अपने दूसरी उद्घोषणा द्वारा उसका उद्घोषण भी समाप्त कर सकता है। ये शक्तियां निहित थे राष्ट्रपति की। चलिए, जिला परिषद का गठन एवं कार्य का उल्लेख करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिला परिषद गठन 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य में सबसे ऊपर की श्रेणी पर अव्यवस्थित जिला स्तरीय परिषद की संख्या वहाँ की राज्य सरकार द्वारा निर्मित होती है। आप इसको बनाकर चैंपियन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था तीसरा स्तर होता है। इस सबको आप बनाकर अपने से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी है, प्रत्येक जिला परिषद अपने नाम से एक निगमित निकाय होती है। इसका शाश्वत उत्तराधिकारी भी होता है। इसका एक समान मुहर होती है। जिला परिषद को अपने निगमित नाम के बाद चलाने या ऊपरवाद चलाए जाने की आवश्यकता होती है। तो आप इसको बना के लिख सकते हैं, कोई हार्ड आपके नहीं है। चलिए, जिला परिषद कार्य क्या है। नंबर 1 कृषि के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 सिंचाई भूचाल जल व्यवस्था भी आप बना के लिख सकते हैं, बहुत आसान है। नंबर 3 बागवानी, गांव में पार्क एवं उद्यान लगवाएं, फलों एवं सब्जियों की खेती का करवाना, फल लगवाना, बहुत सारे काम इसके होते हैं। नंबर 3 सांख्यिकी, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यकलापों के संबंध सांख्यिकी आंकड़े देखना। ये सभी आपके क्वेश्चन आसान है, आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट चलिए, लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, वर्णन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लोकसभा राज्यसभा की तुलना में बहुत शक्तिशाली है, इसका वर्णन करिए। चलिए देखते हैं क्या है, आइए। लोकसभा निम्न सदन पर स्थायी होता है, लेकिन कुछ कारणों से लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। आप इसको चैंपियन क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप इसको लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आराम से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए यहाँ पे, उसके बाद लिखिए यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से आराम लिख सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। वो भी जनता ही होता है, जिससे बहुत कुछ बातें होती है ना। चलिए उसके बाद
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन है, आप इसको लिख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्या करें। देखिए आप बताएं, अभी हम बताएं क्वेश्चन 56 से 51 तक किया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से मिला था, ये है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको बढ़िया से बना के चैंपियन लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, आप इसको देखिए एक बार आसानी से, जब इसको लिखेंगे समझेंगे तो आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ भी देखिए, न्यायाधीश हेगड़े ठीक वही कहता है, देश का निर्माण उनमें रहने वाले लोग करते हैं, न कि संविधान को उपलब्ध होता है। सही बात है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी में आप बना के इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन तक मेंशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको घर पर इसको पढ़िए, समझिए, बनाइए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। पढ़िए जरूर, लिखिए जरूर और 400 नंबर जरूर लाइए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।